हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर्य न्यूज चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है ये 10th वीडियो है, जो कि स्कीम फॉर द सेटिंग अप ऑफ 1000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लांट्स बाय सीपीएसयू फेज वन। ये 1000 मेगावाट सीपीएसयू स्कीम फेज वन के नाम से भी जानते हैं। ये आज उसके ऊपर है। और ये जो मेरा वीडियो, ये जो चल रहा है अभी टॉपिक बेसिकली, तो ये नेशनल सोलर मिशन और जो सोलर स्कीम्स की सीरीज में ये मेरा वीडियो चल रहा है। अब तक मैंने 9 वीडियो जो कवर कर चुके हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि जो मैंने अभी तक कवर किया है। तो अभी तक जो मैंने कवर किया, नेशनल सोलर मिशन के ऊपर कवर किया कि नेशनल सोलर मिशन क्या होता है, कब लॉन्च किया गया, तो उसके बारे में बताया था। और इस नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत टारगेट को अचीव करने के लिए अभी तक सोलर में कितनी सारी स्कीम्स निकाली गई हैं 2010 के बाद, उसके ऊपर मैंने एक जस्ट ब्रीफ बताया हुआ था। फिर उसके बाद वीडियो 3 से सोलर स्कीम्स के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैंने सबसे पहला जो मैंने वीडियो कवर किया था सोलर पार्क के ऊपर कवर किया था कि सोलर पार्क होता क्या है, सोलर पार्क की स्कीम गाइडलाइंस क्या है, अभी तक कितने सोलर पार्क इंडिया में हैं, और सोलर पार्क का डीपीआर हम कैसे बनाते हैं। तो ये वीडियो 3 से वीडियो 5 के ऊपर मैंने कवर किया हुआ था। जो नेक्स्ट वीडियो था वीडियो 6, ये 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स बाय डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, जिसको कि 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर कवर किया था। जो नेक्स्ट वीडियो था वीडियो 7, 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स एट कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप, जिसको जिसको कि हम लोग 100 मेगावाट कैनाल बैंक कैनाल टॉप स्कीम के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर कवर किया था। जो वीडियो 8 था 3000 मेगावाट बंडलिंग स्कीम बाई एनटीपीसी, जिसको कि बंडलिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। और जो वीडियो 9A और 9B, बेसिकली दो वीडियो था ये, वाइबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम वीजीएफ स्कीम। ये केवल एक स्कीम नहीं थी, इसमें 3 स्कीम्स थे, 750 मेगावाट वीजीएफ स्कीम, 2000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम और 5000 मेगावाट वीजीएफ स्कीम। तो 3 स्कीम्स इसमें कवर थे। चूँकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वीडियो 9A और 9B। जो 9A था, एक जनरल वीजीएफ स्कीम में क्या था फीचर्स, उसके ऊपर बताया हुआ था। और जो 9B था उसमें तीनों वीजीएफ स्कीम में क्या सिमिलरिटीज थी, क्या डिफरेंसेस थे, टेबुलर फॉर्म में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो जो आज का वीडियो है, आज का वीडियो जो है 1000 मेगावाट सी पी एस यू स्कीम फेज वन, इसके ऊपर है। और अगर हम स्कीम की बात करें तो स्कीम का नाम है स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ 1000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट्स बाय सी पी एस यूज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये पूरा स्कीम का नाम है। और ये स्कीम अभी लाइव नहीं है। ये मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि बहुत सारी स्कीम्स जो 2010 के बाद लॉन्च की गई थी, तो बहुत सारी स्कीम्स अभी आज की डेट में लाइव नहीं है, वो ख़त्म हो गई हैं। और कुछ स्कीम्स लाइव हैं जो अभी बाद में जो लॉन्च की गई थी। तो चूंकि ये है कि मेरा पर्पज़ ये था कि सारी स्कीम्स जो हैं सोलर में, जितनी भी सारी स्कीम्स ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए निकली हैं, उसको मैं पूरा कवर कर सकूं, इसमें पूरा सीरीज बना सकूं, सो दैट कि आप एकदम क्लियरली समझ सकें कि टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितने स्कीम्स निकाली हुई हैं। अब हम बात करते हैं इस स्कीम्स के फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है तो उनका एक पर्टिकुलर एक मकसद होता है, मतलब उस पर्टिकुलर स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बैकग्राउंड है, मतलब क्यों लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो दो मेजर, जो मुझे समझ में आया कि दो मेजर कंपोनेंट थे इस स्कीम के, जिसके पीछे ये जो स्कीम लाई गई थी। एक तो यह कि नेशनल सोलर मिशन का टारगेट, ऑब्वियसली हर स्कीम जो भी लॉन्च की गई थी तो उनका एक मेजर टारगेट ये था कि सोलर मिशन के टारगेट को अचीव किया जा सके। और ये स्कीम जो है जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी। उससे पहले जो टारगेट था नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत, वो टारगेट केवल 20,000 मेगावाट का था 2022 तक अचीव करने का। बाद में ये टारगेट जो है आपका मई 2015 में रिवाइज करके 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट टारगेट कर दिया गया था। फिलहाल उस समय तक ये टारगेट 20,000 मेगावाट टारगेट था। उस टारगेट को अचीव करने में ये स्कीम मदद करती, क्योंकि 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स आता है इसी स्कीम के अंतर्गत। प्लस दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स था, ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, वो था डीसीआर कंटेंट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इस स्कीम के तहत डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको प्रमोट करना था, क्योंकि हमारे अभी जो कंट्री में है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो था, वो जो बाहर की कंपनियां थी, चाइना जो और भी जो अदर कंपनीज, उनसे कम्पीट नहीं कर पा रही थी। तो इस स्कीम के थ्रू हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। तो जो जो मुझे समझ में आया कि जो दो मेजर कंपोनेंट थे इस स्कीम के, ऑब्जेक्टिव था जिनको अचीव करना था इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद जो स्कीम ये जो स्कीम थी, ये स्कीम 16 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। और अप्लीकेबिलिटी, अप्लीकेबिलिटी का मतलब ये है कि इस स्कीम का बेनिफिट कौन ले सकता है, कौन अप्लीकेबल है इस स्कीम में। तो इसमें जो अप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी सीपीएसयूज थे, वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते थे, वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते थे। और जो टोटल, अब कैपेसिटी की बात करते हैं तो जो टोटल कैपेसिटी इसमें इनिशिएट की गई थी, जो टोटल कैपेसिटी जो इसमें रखी गई थी स्कीम में, वो 1000 मेगावाट रखा गया था। अब हम बात करते हैं स्कीम मैनेजर।
स्कीम मैनेजर का मतलब ये होता है कि इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करवा रहा है, क्योंकि ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी की एक स्कीम थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा क्लोज मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है। उनके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर एक स्कीम मैनेजर डिप्यूट किया जाता था। तो इस स्कीम में जो स्कीम मैनेजर था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेकी था। और सेकी का काम ये था कि जो भी फंड रिलीज़ करना है फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, सीपीएसयूज को, तो सेकी के थ्रू रिलीज किया जाता था। सेकी जो था पूरा ड्यू डिलीजेंस करता था, डॉक्यूमेंटेशन करता था, फिजिकल वेरिफिकेशन था, साइट वेरिफिकेशन था, अगर कमीशनिंग होता था तो कमीशनिंग भी इंश्योर करता था कि प्रॉपर कमीशनिंग हो गई है। कहने का मतलब ये है कि स्कीम की जो गाइडलाइंस थी पूरा जो सेकी था, सेकी पूरा इंश्योर करता था। इसके लिए सेकी को 1% ऑफ द फंड हैंडलिंग चार्ज दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि जो भी फंड ट्रांसफ़र किया जाता था सीपीएसयूज को, जो सब्सिडीज ट्रांसफ़र की जाती थी, उसका 1% सेकी को मिलता था। दैट इज़ द फंड हैंडलिंग चार्ज 1% एज ए स्कीम मैनेजर सेकी को मिलता था। जो नेक्स्ट है इसमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि इस स्कीम का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसमें यह था कि इसमें जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो उसमें जो सोलर पैनल लगेगा वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी पार्ट था इसके लिए, इसीलिए इसमें एक सब्सिडी भी रखी गई थी। तो इसका मेन पर्पज़ यही था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। जब थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि 2015 में जब लॉन्च की गई थी तो उसमें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो थी सेल की और भी कम थी, 1500 मेगावाट के आसपास सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। और अगर हम लोग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उस समय 4 to 5 गीगावाट के आसपास था, मतलब अराउंड 3 गीगावाट क्लेम किया जाता था, बट 4 to 5 गीगावाट जो है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। तो कम था, और बाहर से जो पैनल्स आ रहे थे काफ़ी कॉम्पिटिटिव और बहुत ही सस्ते थे। तो इंडिया जो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए स्कीम जो है ये लाई गई थी कि इनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। तो जो डीसीआर इसको बोलते हैं, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जो सोलर मॉड्यूल थे, सोलर मॉड्यूल मेड इन इंडिया होने चाहिए, मैंडेटरी था। अब स्कीम ड्यूरेशन की बात करते हैं, स्कीम पीरियड की बात करते हैं। 2015 में लॉन्च किया गया था, जनवरी 2015 में, तो ड्यूरेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो 2015-16 से ये 2017-18 तक ये स्कीम था। इसका मतलब ये था कि 2018 तक, मार्च 18 तक इस स्कीम के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट्स थे लग जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं पावर परचेस सेल एग्रीमेंट की। इसमें टैरिफ पर कुछ भी बात नहीं कहा गया है। इसमें ये बोला गया है कि हम आप सीपीएसयूज को हम कैपेसिटी एलोकेट कर देंगे, जो भी आप कैपेसिटी लगाओगे ये मैंडेटरी है कि आप विद इन पीरियड, जो कमीशनिंग पीरियड है, टाइम पीरियड, उसके अंदर लगाना चाहिए। प्लस आपको जो पैनल है डीसीआर होना चाहिए। आप डीसीआर ये बस यही एक जो मेन जो था ये एक इंश्योर करना था। अदरवाइज आप किस टैरिफ पे बेच रहे हो, आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे हो कि थर्ड पार्टी को बेच रहे हो कि मर्चेंट सेल कर रहे हो कि आप डिस्कॉम को दे रहे हो, इस पर कहीं भी कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। आप जैसे भी चाहो आप मैनेज करो, इसमें कोई नहीं था। तो द पावर सो जनरेटेड कैन बी फॉर सेल्फ यूज, थर्ड पार्टी सेल, मर्चेंट सेल और सेल टू डिस्कॉम ऑन अप्लीकेबल टैरिफ। जो भी म्यूचुअल एग्रीबल टैरिफ बनता है आप ऐसा कर सकते हो। जो इसमें सब्सिडी पोर्शन जो स्कीम में रखा गया था, टोटल जो सीएफए बोलते हैं उसको, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट, वो था 1000 करोड़। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इसमें अभी आप देख लेंगे 1 करोड़ पर मेगावाट रखा गया था सब्सिडी के लिए, और 1000 कैपेसिटी था, तो टोटल 1000 करोड़ अपने आप बन जाएगा। अगर हम सीएफए की बात करते हैं कितना सीएफए और वीजीएफ सपोर्ट इसमें दे रहे हैं, तो सीएफए की बात यह है कि 1 करोड़ पर मेगावाट उसके लिए था कि अगर आप सोलर सेल और मॉड्यूल अगर यूज़ करेंगे तो, मतलब ये था। अगर आप थोड़ा सा मैं आपको यही बता दूं कि अगर हम पैनल की बात करते हैं तो इंडिया में जो उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग, अभी भी आज की डेट में यही है कि हमारे पास अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल 4 स्टेजेज में होता है। सिलिका से पॉलीसिलिकॉन जो हम बनाते हैं वो स्टेज 1 है। पॉलीसिलिकॉन से फिर हम इनगॉट बनाते हैं, फिर उसके बाद वेफरिंग करते हैं, तो वो एक प्रोसेस 2 हो जाता है, स्टेज 2 हो जाता है। फिर वेफर से हम सेल बनाते हैं, ये स्टेज 3 है। फिर सेल से हम असेंबल करके मॉड्यूल बनाते हैं, ये स्टेज 4 है। तो इंडिया में अभी भी, उस समय भी थी और अभी भी हमारे पास जो इनिशियल के जो 2 स्टेजेज हैं, सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाने का, पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट बनाने का, हमारे पास ये अभी भी स्टेजेस नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पर नहीं है। हमारे पास जो अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी उस समय 2015 में और अभी भी है, सेल से मॉड्यूल का था, वेफर से सेल बनाने का था और सेल से मॉड्यूल का था। उस समय तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो सेल की थी बनाने की और भी कम थी, और अभी आज के डेट में हम ये क्लेम करते हैं कि 2.5 गीगावाट से लेकर के 3 गीगावाट तक का है। और मॉड्यूल का उस समय और भी कम था, 4 to 5 गीगावाट था, और आज के डेट में हम ये बोलते हैं कि 10-12 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये जो स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये मैंडेटरी था कि सेल, अगर सेल बनेगा, अगर सेल भी इंडिया में मेड इन इंडिया होना चाहिए, वेफर से सेल बनाने का प्रोसेस और सेल से मॉड्यूल का,
उसके लिए अगर आप यूज़ करोगे पैनल जिसमें सेल भी मेड इन इंडिया होना चाहिए और पैनल भी होना चाहिए, तो उसके लिए 1 करोड़ पर मेगावाट रखा गया था। इसमें ये भी बोला गया था कि अगर आप केवल और केवल पैनल मेड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब सेल बाहर से इंपोर्ट करके अगर मॉड्यूल असेंबल करते हो, उसके लिए आपको 50 लाख पर मेगावाट मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि वीजीएफ को दो पार्ट में, जो सीएफए वीजीएफ मतलब सीएफए जो है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था कि अगर आप सेल और मॉड्यूल मेड इन इंडिया होना चाहिए तो 1 करोड़ पर मेगावाट, और केवल मॉड्यूल आप यूज़ करेंगे मेड इन इंडिया तो 50 लाख पर मेगावाट। अब हम बात करते हैं जो सीएफए डिसबर्समेंट का। तो सीएफए डिसबर्समेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था कि आपको सीएफए कब मिलेगा। तो एक तो ये कि जो अगर आपको एलोकेट कर दी जाती है कैपेसिटी, और कैपेसिटी के बाद आप फर्दर कोई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, एलवाई प्लेस कर देते हैं, चूँकि सीपीएसयूज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा या तो आप खुद लगा लेते, या तो आप किसी थर्ड पार्टी को देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी न किसी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को प्लेस करेंगे प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो ये वही बोला जा रहा है। इसमें अगर आप एलवाई प्लेस कर लेते हैं, तो एलवाई प्लेस करते ही आपको 50%, आपको जो भी सीएफए अमाउंट था, जो एलिजिबल सीएफए था, उसका 50% मिल जाएगा। और आप प्लांट प्रोजेक्ट कमीशन कर देते हैं, पूरी कैपेसिटी लग जाएगी, तो जो बैलेंस 50% है वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम का स्टेटस क्या रहा, कितना अचीवमेंट रहा इस स्कीम में। ये जो डेटा लिया है मैंने MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है, मैंने उसी रिपोर्ट से लिया हुआ है, और 4-5 साल के रिपोर्ट्स का मैंने प्रॉपर स्टडी करने के बाद ये डेटा मैंने लिया है। तो इसमें टोटल जो इस स्कीम में है, जो 12 जो CPSUज हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कैपेसिटी एलोकेट की गई थी। और सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी एलोकेट की गई थी वो है NTPC लिमिटेड, NTPC को की गई थी। NTPC को 680 मेगावाट एलोकेट किया गया था। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसको 21.5 मेगावाट एलोकेट किया गया था। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 5 मेगावाट एलोकेट किया गया था। NHPC लिमिटेड 50 मेगावाट, ONGC को 6 मेगावाट, गेल 5.676 मेगावाट, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड 1 मेगावाट, सांभर साल्स 1 मेगावाट, दादर नगर हवेली PDCL, चूँकि ये यूटीज है, यूटीज का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, यूटीज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस बेसिस पर दादर नगर हवेली PDCL 3 मेगावाट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट 10 मेगावाट, THDC लिमिटेड 50 मेगावाट, NLC इंडिया लिमिटेड 130 मेगावाट। टोटल 963 मेगावाट इसमें एलोकेट की गई थी। और अगर हम इस टोटल जो एलोकेटेड कैपेसिटी, इसमें हम लोग अगर हम कमीशनिंग की बात करें कि कितने प्रोजेक्ट्स लग गए हैं इसमें, तो अभी तक इसमें 882 मेगावाट कैपेसिटी लग गई है। ये जो डेटा है बेसिकली दिसंबर 19 तक का डेटा है, और हम दिसंबर 20 अगर आगे के भी डेटा देखें, दिसंबर 20 और दिसंबर 21 तक का, तो अभी तो नहीं मिल सकता है। तो जो फर्दर जो नेक्स्ट है, तो ये भी इतनी ही कैपेसिटी दिखा रहा है। तो टोटल इस स्कीम में जो कैपेसिटी लगी है वो टोटल 882 मेगावाट कैपेसिटी लगी है। तो होप दोस्तों कि मुझे आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्कीम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।